एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, यानी उसके कंसंट्रेशन में अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन होगा, सिंगल रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन होगा रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में। ठीक है, इससे ज़्यादा रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हम रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम कहें कि सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, इसको हमें थोड़ा सा डेरिवेशन आपको देखना होगा। ठीक है, क्या जानना होगा, डेरिवेशन। चूँकि डेरिवेशन वैसे केमिस्ट्री से निकल गया है, डेरिवेशन इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जो भी चेंज आएगा न्यूमेरिकल डेरिवेशन, अगर छोटा सा डेरिवेशन है इसको आप सीखे रहोगे तो इससे क्या होगा कि आपको उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा आसानी होगी, क्योंकि फार्मूला अगर भूल भी गए तो आप उसको बना सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो कि उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे कोई रिएक्टेंट आपका है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये आफ्टर चेंज ये प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। अब हमने इसके t0 टाइम पे इसके अमाउंट को मैंने मान लिया a, क्या मान लिया, a अमाउंट है, यानी इसका कंसंट्रेशन आप ये कह सकते हो कि इसको हमने a मान लिया है, तब तो ये 0 था। टी टाइम आफ्टर क्या हुआ कि ये आपका x पार्ट डिसइंटीग्रेट ब्रेक हो गया और ये आपका x पार्ट प्रोड्यूस हो गया, तो फाइनल अमाउंट रिएक्टेंट का ये हुआ, इनिशियल अमाउंट ये हुआ। तो ये चीज़ ये देखा गया कि यहाँ पर चेंज इन रिएक्टेंट अमाउंट अगर देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस एक्स माइनस ए करोगे तो क्या होगा, a से कैंसिल माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट को करोगे तो x माइनस 0 यानी x ही होगा। तो सिर्फ यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कहा कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन की चेंजिंग मिलेगी आपको। तो चलिए, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन आपने ऐसे बना लिया। ठीक है, तो एक यहाँ पर लॉ को जानना होगा, लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी। क्या जानना होगा, लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी, ये किसने दिया, लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी, गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया है। इन्होंने क्या बताया जानिए, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its molar concentration and rate of reactions of chemical reaction having more reactants is directly proportional to the product of molar concentration of रिएक्टेंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर है तो सारे रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। अगर एक रिएक्टेंट है तो उसी का मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आप जानिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम यहाँ निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यही होगा। और इसका कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है
वो चेंज क्या आ रहा है, ए माइनस एक्स हो रहा है। क्या आ रहा है आपका, ए माइनस एक्स, यानी ए का कंसंट्रेशन अगर निकालोगे तो यहां पर अब ये देखिए, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैविंग मोर रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर है तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, अगर एक रिएक्टेंट है तो क्या होगा, उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू ए होगा, ये होगा ना। अब अगर कोई रिएक्शन अगर ए पावर ए बी पावर बी ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता तो इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ए पावर ए इंटू बी पावर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कोफिशिएंट ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी है। कोफिशिएंट पावर में क्यों हो जाते हैं, कोफिशिएंट पावर में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट ए को मान लो 2 तो 2a हो गया, 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो, और a इंटू ए करोगे तो बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट इसीलिए पावर में लग जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट पावर में इसीलिए क्योंकि इस बेस का तो सेम एक ही जैसे बेस रहेंगे, तो ये कोफिशिएंट नंबर क्या हो जाएगा, पावर में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, पावर में पहुंच जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये देखोगे कि ये आपका लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी है जिसको गोल्डबर्ग एंड वागिन लिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी आपको फॉर्मूला यहाँ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। तो चलिए आर प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, तो आर आपका चेंज निकालें तो स्मॉल चेंज आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, आर को माइनस डी एक्स अपॉन डी टी ये लिखोगे। ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस एक्स। भाई एक्स चेंज करने के लिए उसका कंसंट्रेशन क्या बनेगा, ए माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप यहाँ पर लगाओगे, के कांस्टेंट, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बुक में लैम्डा लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम यहाँ पर के लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ये ए माइनस एक्स हो गया। अब हमने क्या किया कि एक्स को एक रिस्पेक्ट में कर दिया, तो यानी माइनस डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। ये कर दिया और ये दोनों साइड को अगर इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इंटीग्रेट कर दें इक्वेशन फर्स्ट को तो ये माइनस डी एक्स अपान डी टी माइनस डी एक्स अपान ए माइनस एक्स जो होगा वो हमारा आ जाएगा माइनस लिमिट लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। और ये इंटीग्रेटिंग अगर करेंगे तो के आपका क्या हो जाएगा, के इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने यहाँ पर सी लिख दिया। यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेटिंग फॉर्म यहाँ हो जाएगा। ये मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, इंटीग्रेशन उनको पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बायो वाले बच्चों को नहीं जानना है, बायो वाले बच्चों को भी जानना है। तो बायो वाले बच्चे भी बस थोड़ा सा मेहनत है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं जानना, कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को ही जानना है। तो जैसे आप जानिए माइनस डी एक्स अपान ए एक्स को मैंने किया तो ये लिमिट लॉग है, लॉग ई बेस है, ये लॉग 10 बेस नहीं है, तो लिमिट लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, के इंटू टी हो जाएगा प्लस सी। अब हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एट t0 टाइम पर, जब t0 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, t0 टाइम पर ये x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपने t0 टाइम लिया तो ये तो a है, x की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, ये तो 0 है ना, हाँ। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम आप पुट कर देंगे तो माइनस लिमिट लॉग ए हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये के इंटू 0 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ए। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये इक्वेशन मान लिया मैंने सेकेंड, ये इक्वेशन मैंने मान लिया थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में अगर हम इस सी को पुट कर दें तो ये हमारा मिल जाएगा लिमिट लॉग ए माइनस एक्स के टी माइनस लिमिट लॉग ए। अब सेम साइड हम लॉग को कर दें, इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ए माइनस
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब आप जानते हो कि लॉग को कॉमन कर लो, तो लॉग कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब आप जानते हो कि लॉग ई बेस को लॉग 10 बेस में करना हो तो एल एन इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2.303 लॉग 10 बेस, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम चेंज कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स, ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 पॉन टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स। ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये मॉड मत समझिएगा मैथ वाले, ये कंसंट्रेशन है। इसको हम a को अगर हम a इज इक्वल टू एन ओ ले लें, o यानी ओरिजिनल, जीरो मत समझिएगा। a माइनस एक्स को हम अगर मान लें n, तो यही हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग n0 अपान n हो जाएगा। ये मॉड नहीं है, कंसंट्रेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? तो बुक में आपको n0n लगा हुआ मिलेगा, आपको n0n लगा हुआ मिलेगा, या a माइनस एक्स, किसी भी रिस्पेक्ट में जैसा आप लेट करोगे उसी फॉर्म में आपको फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पर k क्या होगा, k आपका क्या है, ये जो k होगा इसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि क्या हो रहा है, आप ये जान रहे हो कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ये रेट अगर निकाल रहे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकाल लेते तो कि आपका क्या हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिल गया k इक्वल 2.303 टी लॉग n0 अपन। n0 को क्या बोलेंगे हम, इनिशियल अमाउंट, और n को क्या बोलेंगे, फाइनल अमाउंट। यानी कि ये रेस्ट अमाउंट है आफ्टर चेंज, और ये क्या है, इनिशियल अमाउंट है। ये n0 आपका क्या है, n0 आपका इनिशियल अमाउंट है, और ये n क्या है, आफ्टर चेंज रेस्ट अमाउंट है। a माइनस एक्स क्या है, रेस्ट अमाउंट ही है ना, जो बच गया है। क्लियर? तो ये दोनों ही फॉर्म को आप जानते रहिए। ठीक, इतना आप जानिए, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमको आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।